हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है ये ट्रांजिशन मेटल बनाते हैं ज़्यादातर। ट्रांजिशन मेटल मीनिंग डी ब्लॉक के एलिमेंट। तो यहाँ पर देखते हैं इंट्रोडक्शन में, ट्रांजिशन मेटल फॉर्म कॉम्प्लेक्स और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ट्रांजिशन मेटल बनाएंगे, डी ब्लॉक के एलिमेंट बनाएंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आर द कंपाउंड इन व्हिच द सेंट्रल एटम इज लिंक्ड टू अ नंबर ऑफ आयन और न्यूट्रल मॉलिक्यूल बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या होगा, बहुत नंबर ऑफ आयन होंगे या न्यूट्रल मॉलिक्यूल है जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू मेटल से कनेक्ट होंगे। तो उस नंबर ऑफ आयन और न्यूट्रल मॉलिक्यूल को लिगेंड बोलेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं सिंबल के द्वारा। यहाँ पर एक मेटल है, ट्रांजिशन मेटल। ये देखिए लिगेंड है, इसी को आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ आयन या न्यूट्रल मॉलिक्यूल आप बोल सकते हैं। ये देखिए मेटल से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। ये लिगेंड है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है। अब क्या यहाँ पर होता है कि जो मेटल होता है उसके पास बैक एंड डी ऑर्बिटल होता है और लिगेंड के पास दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन लिगेंड के ही होते हैं, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। जैसा कि आप सब केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते हैं, आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है, जैसे मेरे पास ए है और बी है, तो इसमें बी के पास दो इलेक्ट्रॉन है लेकिन ए के पास कुछ नहीं है। तो इस तरह के जब हम बॉन्ड को दिखाएंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड इसे बोलेंगे। ये जिसके तरफ एरो होगा वो एक्सेप्टर होता है और ये वाला आपके पास डोनर होता है, मतलब इस बॉन्ड को कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलोगे। और ये जो आपके पास है इसमें एक ही एटम के दोनों इलेक्ट्रॉन लगते हैं। तो यहाँ आप देख रहे होंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ पर बना हुआ है। और इंट्रोडक्शन में आप देखेंगे कि जैसे क्लोरोफिल होता है, तो क्लोरोफिल में कौन सा मेटल होता है, मैग्नीशियम होता है, और किस फॉर्म में होता है, Mg2+ आयन में। ऐसे हीमोग्लोबिन में आप देखेंगे आयरन, और किस फॉर्म में होता है, Fe2+ आयन के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है मेटल, जो CO2+ आयन के फॉर्म में पाया जाता है। अब ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ये जो बन रहा है, लिगेंड मेटल के बीच जो बॉन्ड बन रहा है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसके बारे में सबसे पहले इन्होंने एक थ्योरी दिया, उनका नाम है वर्नर थ्योरी। तो मेटल लिगेंड के बीच में बॉन्डिंग के बारे में डिस्कस करने के लिए या कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स की स्टडी स्टार्ट कर दिए थे कि इन्होंने, वर्नर ने स्टार्ट किया। इनका पूरा नाम अल्फ्रेड वर्नर है। वर्नर थ्योरी इन्होंने लेकर के आए थे 1898 में। और ये इन्होंने कोबाल्ट जो 3 होता है, 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में कोबाल्ट 3rd क्लोराइड और अमोनिया के कॉम्प्लेक्स के बारे में स्टडी किया। इट वाज फाउंड दैट सम क्लोराइड आयन प्रेसिपिटेटेड एज AgCl ऑन एडिंग एक्सेस सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। सिल्वर नाइट्रेट का फार्मूला ये है। और वर्नर ने जिस कंपाउंड पर स्टडी किया, ये देखिए यहाँ पर है COCl3.6NH3। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिया और इसमें इन्होंने एक्सेस में AgNO3 ऐड किया। तो इन्हें ये मिला कि 3AgCl मिलता है, इसके प्रेसिपिटेट बना देता है। जब यहाँ पर दूसरा कंपाउंड लेते हैं, अब यहाँ पर देखेंगे आप कि एक NH3 कम है, यहाँ पर 5NH3 है, इसका कलर येलो है, इसका पर्पल है। एक मोल यहाँ लिया जा रहा। सिल्वर नाइट्रेट एक्सेस में ले रहे हैं तो इन्हें मिलता है 2 मोल AgCl। ऐसे देखेंगे 3rd वाले में ग्रीन कॉम्प्लेक्स है, आपके पास यहाँ पर एक NH3 और कम है, सिल्वर नाइट्रेट एक्सेस में लेंगे 1 मोल बनेगा। और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये दोनों का देखिए मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, COCl3
4HNH3, ये वायलेट कलर का होता है, इसमें लेंगे, इसमें भी 1 मोल मिलेगा। तो ये सब करने के बाद क्या निष्कर्ष निकलेगा ये हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसको फार्मूला चार्ट के द्वारा समझते हैं। फार्मूला ऑफ कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड अमोनिया कॉम्प्लेक्स कैसे बनने वाला है, देखिए। ये जो पहला येलो कलर था, ये मॉडर्न फार्मूला हम लोग इसका लिखे हैं। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आप देखिए तो ये जो फार्मूला है COCl3.6NH3 ये है। अब ये ओल्ड फार्मूला था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। अब इसको आप लिखेंगे, हम लोग इस टाइम ये लिखते हैं CONH3 का होल 6 और Cl3, ये पहला ये था, ठीक है। तो आप यहाँ इस फॉर्म में देखेंगे, मॉडर्न फॉर्म में उसी कंपाउंड को लिखा है, कलर आपका वही रहेगा। तो देखिए येलो है CONH3 का होल 6 और ब्रैकेट के बाहर Cl3 है। अब इसको जब आयन में तोड़ेंगे अभी तो आपको मिलेगा ये वाला पार्ट Cl3 वाला ही टूटेगा, ठीक है। 3Cl माइनस में उस पर 3 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो अब आप देखिएगा इसमें जो रेशियो लिया 1:3, मतलब 1 ये है पूरा कॉम्प्लेक्स और 3 ये है। इसमें टोटल नंबर ऑफ आयन जो मिलेंगे वो 4 मिलेंगे। सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी करस्पॉन्ड टू क्या होगा 1:3 इलेक्ट्रोलाइट, मतलब एक ये होगा 3 ये होगा, ठीक। ऐसे पर्पल वाला लेंगे, जब यहाँ पर लेंगे तो एक देखिए क्लोरीन एक यहाँ पर आ गया और एक NH3 कम हो गया। इस तरह का कॉम्प्लेक्स जब बनता है तो आप देखेंगे 2Cl ही बाहर है ना, तो 2Cl माइनस में टूटेगा और इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा 2+ का। तो अब नंबर ऑफ आयन कितने हो जाएंगे 3, क्योंकि ये की पूरा और 2 ये 3। अब इसका जो क्या होगा इलेक्ट्रोलाइट 1:2, क्योंकि ये पूरा 1 है और ये 2 है। ऐसे ग्रीन वाले का देखेंगे, अच्छा ग्रीन में जो आप देखेंगे तो सेम जैसे लग रहा होगा, बट यहाँ पर एक सिस होता है एक ट्रांस, तो ट्रांस वाला ग्रीन है। और इसको जब आयन में तोड़ोगे तो एक ही Cl बाहर है ना, ये वाला, तो Cl माइनस, तो एक ही पॉजिटिव इस पर आएगा। तो नंबर ऑफ आयन टोटल कितने हो जाएंगे 2, 1:1 इलेक्ट्रोलाइट इनका जो रेशियो हो जाएगा, क्योंकि एक A है और एक A है। ऐसे वायलेट कलर वाला सिस होता है, यदि आप ये लेते हैं तो ये आपके पास बन जाएगा Cl माइनस E। अब यहाँ पर देखेंगे सेम है, बट यहाँ पर सिस ट्रांस में इसमें डिफरेंस आता है, अरेंजमेंट में डिफरेंस आता है। और यहाँ पर नंबर ऑफ आयन भी 2 है, तो 1:1 इलेक्ट्रोलाइट इनका रेशियो होगा। समझते हैं, थोड़ा सा नोट देखते हैं। जैसे मान लो मैंने इस कंपाउंड को लिया, ठीक, येलो कलर का था, इसको आप जब तोड़ोगे डिसोसिएट करोगे तो आप देखेंगे ना ये Cl3 है तो 3 ये बाहर चला जाएगा, तो 3 मोल ये मिलने वाला है, ठीक, और एक ये, तो टोटल कितना हो जाएगा 1 और 3 4, तो टोटल नंबर ऑफ आयन कितने हो जाएंगे 4। और कंडक्टिविटी जो ये लिखा है ये 1 है ना और ये 3 है, तो 1:3 इलेक्ट्रोलाइट ये कंडक्टिविटी शो करेगा। 3 ये है, 1 ये है। ये सब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे वर्नर। अब उससे कंक्लूजन क्या निकला, ये कोबाल्ट के बारे में क्या इन्होंने बताया, अब उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। यहाँ से आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, इन्होंने क्या अपना पोस्टुलेट दिया। तो मेन पोस्टुलेट ऑफ वर्नर 1898 में इन्होंने दिया, और इन्होंने ये कहा ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है ना, इसमें एक मेटल है, देखो सभी में CO कोबाल्ट कोबाल्ट कोबाल्ट, तो इसमें कह रहे हैं कि इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मेटल्स हो 2 टाइप्स ऑफ लिंकेज, मतलब 2 टाइप्स ऑफ लिंकेज बोलिए या बैलेंसीज बोलिए, प्राइमरी बैलेंसी एंड सेकेंडरी बैलेंसी। तो जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मेटल होता है वो 2 तरह का बैलेंसी शो करता है, एक प्राइमरी दूसरा सेकेंडरी। तो चलिए हम लोग देखते हैं प्राइमरी बैलेंसीज क्या क्या होती हैं। तो प्राइमरी बैलेंसी जो होती है वो आयोनाइजेबल होती है, आयोनाइज हो जाएगी। प्राइमरी बैलेंसी को हम लोग डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये नॉन डायरेक्शनल होता है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयन के द्वारा ही सेटिस्फाई होगा। और प्राइमरी बैलेंसी इक्वल टू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन, ये मेन पॉइंट है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन के इक्वल होगा।
चलिए दूसरा हम लोग सेकेंडरी वैलेंसी के बारे में बात करेंगे। ये देखिए नॉन आयनाइजेबल होगा, ये आयनाइजेबल था तो नॉन आयनाइजेबल, रिप्रेजेंटेड बाय यहाँ पर डॉटेड लाइन, यहाँ पर डार्क लाइन है। अच्छा ये नॉन डायरेक्शनल था, ये डायरेक्शनल होगा। सेटिस्फाइड बाय न्यूट्रल मॉलिक्यूलर नेगेटिव आयन, ये पॉइंट देखना, ये दोनों के द्वारा सेटिस्फाई हो सकता है। इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन, ये किसके बराबर, सेकेंडरी वैलेंसी किसके इक्वल होगी, कोऑर्डिनेशन नंबर के। और ये क्या होता है, सेकेंडरी वैलेंसी फिक्स होता है मेटल के लिए, और सेकेंडरी वैलेंसी कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री को डिफाइन करता है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, नेक्स्ट हेडिंग में हम लोग इससे देखेंगे। फिलहाल वर्नर थ्योरी जो होती है ना, ये क्या कहती है कि सेंट्रल मेटल आयन दो तरह की वैलेंसी शो करेगा, एक प्राइमरी वैलेंसी, एक सेकेंडरी वैलेंसी। अब ये आपको यहाँ से उठाना है वर्नर थ्योरी के बारे में। अब एक एग्जाम्पल लेकर के हम लोग समझेंगे कि प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी क्या है। तो जिस पर वर्नर ने काम किया था वो एग्जाम्पल ले लिया गया। देखिए COCl3 6NH3, इसको ओल्ड रिप्रेजेंटेशन मैंने लिखा। मॉडर्न जो आजकल लिखा जाता है ये आपके पास कॉम्प्लेक्स है, इसको ऐसे लिखा जाता है। अब यहाँ पर देखिए तो ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपको एक मेटल दिखेगा और ये 6NH3 दिखेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये 6NH3 जो हैं इस कोबाल्ट के साथ कैसे जुड़े होते हैं, कोऑर्डिनेट बांड के थ्रू। तो जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होता है ना, वो मेटल से ये सब क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट बांड के थ्रू जुड़े होते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ कोबाल्ट है और 6NH3 मॉलिक्यूल हम लोगों ने यहाँ पर लगा दिया है। और ये देखिए यहाँ पर डार्क लाइन से हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या इसे कोऑर्डिनेट बांड आप बोले, ठीक है। तो ये जो होता है सेकेंडरी वैलेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो डॉटेड लाइन्स है ये प्राइमरी वैलेंसी को शो कर रहा है। तो ये देखिए 1 डिग्री मतलब प्राइमरी वैलेंसी कितने हो गए, 3, सेकेंडरी वैलेंसी कितने हो गए, 6। अब आप एक देखिएगा ध्यान से कि यहाँ पर 6NH3 थे तो 6 कोऑर्डिनेट बांड बनाए हैं ना। तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो सेकेंडरी वैलेंसी के बराबर होता है। तो ये CN का मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल टू सेकेंडरी वैलेंसी इक्वल टू 6। कितने कोऑर्डिनेट बांड बनाया है, ये जो NH3 है इसे आप लिगेंड बोलिए। सेंट्रल मेटल के साथ लिगेंड 6 कोऑर्डिनेट बांड बना रहे हैं। तो जितने कोऑर्डिनेट बांड बनते हैं उसी को आप कोऑर्डिनेशन नंबर बोलोगे और उसी को सेकेंडरी वैलेंसी बोलोगे। अब इनके कुछ नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग चलते हैं। और क्या इन्होंने कहा, हालांकि यहाँ तक आपको ये 2 पॉइंट जानना ज़रूरी था कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो सेंट्रल मेटल होता हो 2 तरह की वैलेंसी शो करेगा, एक प्राइमरी दूसरा सेकेंडरी। अब इसके बारे में आप इसे रिवाइज करिए। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, जो आयन आर ग्रुप बाउंड टू सेकेंडरी लिंकेज टू द मेटल हैव कैरेक्टरिस्टिक स्पेशियल अरेंजमेंट करस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट कोऑर्डिनेशन नंबर। अब यहाँ 6 है, कभी 4 भी हो सकता है, तो अलग अलग इनका सेंट्रल मेटल से अरेंजमेंट होगा, ठीक है। अब मॉडर्न फार्मूला की बात करते हैं। इन मॉडर्न फार्मूलेशन लिखा है, सच स्पेशल अरेंजमेंट आर कॉल्ड कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन अभी नेक्स्ट हेडिंग में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये बताते हैं कि ज्योमेट्री के बारे में बताएगा कि जो लिगेंड है जैसे अमोनिया है, ये सेंट्रल मेटल के थ्रू कैसे अरेंजमेंट है, इसका अरेंजमेंट को बताएगा। एक हम एग्जाम्पल लेकर के इसी का समझते हैं कुछ टर्म। जैसे यहाँ पर हम लोगों ने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इतने पार्ट को लिखा, ठीक है। तो ये जो आपके पास है, एक होता है मेटल, उसको सेंट्रल मेटल बोलेंगे। ये जो उसके बाद जितने भी होते हैं उसे लिगेंड बोलेंगे। और ये कितने हैं वो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, ठीक है। ये 6 है तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 6। और ये देखिए Cl3 ये बाहर है, तो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जो भाग होता है उसे काउंटर आयन बोलते हैं, तो ये काउंटर आयन में जाएगा। एक बात और देखिएगा यहाँ पर कोऑर्डिनेशन एंटिटी मतलब ये होता है कि ये जो सेंट्रल मेटल है इससे लिगेंड कौन कौन से जुड़े हुए हैं।
समझिए, उसके कंपोजिशन, उसके फैमिली के बारे में बात करेगा वो पूरा। ठीक, ये वाला पार्ट है। उसके बाद इन्होंने क्या किया, ही फर्दर पास्टुलेटेड दैट ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्रिकल शेप, जैसे कब ऑक्टाहेड्रल होगा, कब टेट्राहेड्रल शेप होगा, ये सेंट्रल मेटल के अराउंड कैसे लगे होंगे, इसके बारे में इन्होंने बताया। ठीक है, आर मोर कॉमन, ये ज़्यादा कॉमन होंगे ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर, यही हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ने हैं ज़्यादातर। एग्जाम्पल इन्होंने लिया ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल किसकी ज्योमेट्री होने वाली है, देखेंगे CONH3 का होल 6, जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। अभी कोऑर्डिनेशन नंबर आपने समझा ना कि ये जितने हैं वो कोऑर्डिनेशन नंबर 6, तो देखिए यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है सबका, Cl 1 हो जाएगा और यहाँ 5 6 हो जाएंगे, यहाँ Cl 2 ये 4 6 हो जाएंगे, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा तो फिर आपके पास ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री मिलेगा। टेट्राहेड्रल आप देखिए, टेट्राहेड्रल में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होना चाहिए, सॉरी। जैसे यहाँ पर टेट्राहेड्रल में देखेंगे तो 4 CO है तो टेट्राहेड्रल, यहाँ Cl भी 4 है तो टेट्राहेड्रल। अब टेट्राहेड्रल कब होगा, कब स्क्वायर प्लेनर होगा, दोनों जगह देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ही है, तो इस केस में हम लोग हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे। BBT थ्योरी आगे आएगी तो हम वहाँ पर ज़्यादा क्लियर कर पाएंगे कि ये स्क्वायर प्लेनर होगा, ये टेट्राहेड्रल होगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। NCERT ने ये तो दे दिया है कि PtCl4 और ब्रैकेट के बाद 2- इज स्क्वायर प्लेनर, जबकि NiCl4 2- इज टेट्राहेड्रल। ये क्यों है, ये एक्सेप्शनल है, बट आपको पास देखिए, क्योंकि निकिल, पैलेडियम, प्लेटिनम ये सब एक ही ग्रुप के हैं, तो यदि ये आपके पास निकिल, पैलेडियम, प्लेटिनम एक ही ग्रुप के हैं, तो आप देख रहे होंगे NiCl4 और 2- वाला है क्या, टेट्राहेड्रल, जबकि PtCl4 2- वाला है स्क्वायर प्लेनर। तो क्यों है ये, आप यहाँ पर इतना ही केवल आपको ध्यान देना है कि PtCl4 2- स्क्वायर प्लेनर होता है। और स्क्वायर प्लेनर तब होगा, देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों की 4 होने चाहिए, लेकिन यदि हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो टेट्राहेड्रल DsP2 है तो स्क्वायर प्लेनर होगा, इसको ध्यान देना है। ये कैसे होता हो हम लोग BBT में पढ़ेंगे। उसके बाद थोड़ा सा एक्सप्लेन भी किया गया है कि ऐसा क्यों होता है, तो इसके साइज ऑफ ऑर्बिटल पर भी डिपेंड करता है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग पर डिपेंड करता है। देखिए यहाँ पर नोट मैंने कर दिया है। तो NiCl4 का हो, NiCl4 और 2- है, यहाँ PtCl4 2- है, तो आपके पास लिखेंगे यहाँ 5D आएगा, यहाँ 3D आएगा। तो साइज ऑफ ऑर्बिटल यहाँ पर क्या है, Ni के केस में स्मॉल है, यहाँ लार्ज है। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग क्या होती है, ये CFT थ्योरी है, आगे चल कर के आप पढ़ेंगे। लो इसमें होता है, इसमें हाई होता है। पेयरिंग जो होती है इसमें थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, इसमें आसानी से पेयरिंग हो जाती है। टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स, ये हाई स्पिन होता है, लो स्पिन होता है, ये सब आप जानेंगे। BBT थ्योरी आप जब पढ़ेंगे तो सब आपको पता चल जाएगा। ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, देखिए यहाँ स्क्वायर प्लेनर, ये इसी को बात करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन, ये देखिए sp3, यदि sp3 होगा तो ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल और DsP2 होगा तो स्क्वायर प्लेनर, ये बात आपको ध्यान देना है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक, इस बात का हम लोगों ने जिक्र भी किया है कि यदि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो पैरामैग्नेटिक और पेयर्ड होगा तो डायमैग्नेटिक। फील्ड क्या होगा, कुछ लिगेंड जो हैं आपके पास वो वीक फील्ड लिगेंड होते हैं, कुछ स्ट्रांग। तो वीक फील्ड क्या होगा, पेयरिंग नहीं करवा पाएगा, और स्ट्रांग वाला पेयरिंग करवा देगा। ये था वर्नर थ्योरी। अब हम लोग नेक्स्ट में देखते हैं, एक छोटा सा टॉपिक है, डिफरेंस बिटवीन कॉम्प्लेक्स साल्ट एंड डबल साल्ट। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोलिए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलिए, कोई बात नहीं। तो डिफरेंस बिटवीन डबल साल्ट एंड कॉम्प्लेक्स साल्ट। पहली बात तो ये समझिए कि डबल साल्ट क्या होते हैं। दो सिंपल साल्ट मिलकर के ही डबल साल्ट बनाते हैं। तो फॉर्म बाय कॉम्बिनेशन ऑफ टू सिंपल साल्ट इन अ फिक्स्ड रेशियो। डबल साल्ट एग्जिस्ट इन सॉलिड फॉर्म, ये सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। आइडेंटिटी लॉस इन वाटर, ये वाटर में अपनी पहचान खो देंगे। डबल साल्ट डिसोसिएट कम्प्लीटली इन आयन, ये कम्प्लीटली आयन में डिसोसिएट हो जाते हैं। व्हेन डिजॉल्व इन वाटर, जब वाटर में आप डिजॉल्व करोगे। आयनाइजेशन टेस्ट गिवन बाय आयन ऑफ ऑल कंपोनेंट, जितने भी आयन में टूटे हुए होंगे सब अपना टेस्ट देंगे।
एग्जाम्पल देख लीजिए जो एनसीईआरटी में है। कार्नेलाइट एक डबल साल्ट है, KCl.MgCl2.6H2O। मोहर देखिए एक साल्ट KCl है कि नहीं, एक साल्ट ही है MgCl2, तो दो साल्ट हो गया कि नहीं, तो दो सिंपल साल्ट के कॉम्बिनेशन से ये बना है। ऐसे मोहर साल्ट FeSO4.NH4 का होल ट्वाइस SO4.6H2O, एक ये साल्ट हुआ, एक ये साल्ट, तो डबल साल्ट हो गया। ऐसे पोटास एलम की बात करते हैं तो पोटास एलम का फार्मूला फिटकरी जिसे आप बोलते हैं K2SO4.L2SO4 का होल थ्रेस .24H2O, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एनसीईआरटी में लिखा हुआ। ठीक है, अब कहते हैं कि कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाता है आयन अपने आयन में। देखिए मोहर साल्ट यहाँ लिया गया है FeSO4.NH4 का होल ट्वाइस SO4.6H2O, वाटर में डिजॉल्व किया तो ये किस में टूटेगा, Fe2 प्लस में, NH4 प्लस SO4 2 माइनस। अब कहते हैं ना कि वाटर में अपनी आइडेंटिटी ये लॉस कर दिया, अब वाटर में इस फॉर्म में होगा। पहले तो ये मोहर साल्ट था, लेकिन जैसे वाटर में आया तैसे आपको मिल गया Fe2 प्लस NH4 प्लस SO4 2 माइनस। अब यहाँ पर इस फॉर्म में हो गया ये, पहले था मोहर साल्ट। अब ये जो आयन आए हैं ये किससे आए हैं ये हम नहीं बता पाते हैं। जैसे मान लो Fe है तो FeCl2 से भी तो निकल सकता है Fe2 प्लस, ऐसे NH4 OH से भी तो आ सकता है NH4 प्लस। तो ये अपनी आइडेंटिटी खो देता है कि मोहर साल्ट ही से आया है और किसी से भी आ सकता है, तो ये होता ना आइडेंटिटी लॉस कर देता है वाटर में। जबकि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में ऐसा नहीं होता, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड अपनी आइडेंटिटी रिटेन करते हैं, वो चाहे सॉल्यूशन में हो या फिर क्रिस्टलाइन फॉर्म में हो। तो चलिए देखते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इसे बोलिए, कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में एक सेंट्रल मेटल एटम होता है, या आयन ऑब्लिक कर दिया, बॉन्डेड टू लिगेंड, लिगेंड से जुड़ा होगा, विदाना कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर स्क्वायर ब्रैकेट वाले पार्ट को बोलते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पार्शली डिसोसिएट, ये पार्शली डिसोसिएट होते हैं, जबकि डबल साल्ट क्या होता है, कंप्लीटली डिसोसिएट होता है। डिफरेंस लिखने को आता है। कॉम्प्लेक्स आयन रिमेन इंटैक्ट व्हेन डिजॉल्व इन वाटर। कॉम्प्लेक्स आयन इंटैक्ट रहते हैं, वो टूटते नहीं हैं। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड रिटेन आइडेंटिटी इन सॉल्यूशन, एग्जिस्ट इन बोथ सॉल्यूशन एंड सॉलिड। ये अपनी पहचान बनाए रखेंगे और दोनों में एग्जिस्ट करेंगे। एग्जाम्पल एक ले लिया जाए, जैसे K4FeCN का होल 6। अब चलो यहाँ पर ये है, ये वाले पार्ट, ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो है इसको आप कोऑर्डिनेशन बोलोगे, कोऑर्डिनेशन पार्ट या कॉम्प्लेक्स वाला कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अब देखो ये कोऑर्डिनेशन के पहले ऐसे था, मतलब कि डिजॉल्व होने के पहले ऐसा है पूरा, वाटर में डिजॉल्व किया तो देखोगे ये वाला पार्ट ये वैसे ही, मतलब FeCN के साथ लगा हुआ है। ठीक है, लेकिन ये वाला पार्ट टूट गया, तो ये पार्ट अपना रिटेन कर रहा है ना, नॉट डिसोसिएट इन Fe2 प्लस एंड Cn माइनस में डिसोसिएट नहीं हो रहा है। तो इसीलिए कहते हैं कि वाटर में अपनी आइडेंटिटी बनाए रखता है, जबकि ये अपनी आइडेंटिटी लॉस कर देता है डबल साल्ट। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, अब हम लोग देखते हैं कुछ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में यूज होने वाले टर्म। तो डिफिनीशन ऑफ सम इम्पॉर्टेंट टर्म पर्टेनिंग टू कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सबसे पहले कोऑर्डिनेशन एंटिटी के बारे में बात करेंगे। कोऑर्डिनेशन स्फीयर इससे रिलेटेड है, बट थोड़ी देर बाद इसके बारे में डिस्कस करता हूँ। कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या होती है, देखिए पहली बात तो जो भी है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होते हैं उसे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। ये स्क्वायर ब्रैकेट है। तो इसमें क्या होता है, देखिए एक सेंट्रल मेटल है, इससे 3 क्लोराइड आयन और 3 अमोनिया मॉलिक्यूल अटैच हैं। तो ये समझिए पूरा कंपोजिशन है, ये पूरे इतने सभी को आप कोऑर्डिनेशन एंटिटी बोलेंगे। ठीक है, तो थोड़ा डिफिनीशन देख सकते हैं यहाँ पर एनसीईआरटी ने क्या लिखा है। द सेंट्रल मेटल एटम आर आयन, ये कोबाल्ट यहाँ पर, एंड द लिगेंड, लिगेंड यहाँ पर अब 2 हैं, एक तो क्लोराइड आयन है और एक आपके पास अमोनिया है। ठीक है, NH3 है, आर डायरेक्टली अटैच टू इट, सीधे जुड़े हैं क्लोरीन और ये अमोनिया सीधे इससे जुड़ा हुआ डायरेक्ट।
आर इन इनक्लोज इन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, ये देखिए इनक्लोज है, एंड आर कलेक्टिवली कॉल्ड कोऑर्डिनेशन एंटिटी, सभी को मिला करके क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन एंटिटी। इट इज़ नॉन आयनाइजेबल, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है ये आयनाइजेबल नहीं होगा। तो एग्जाम्पल के थ्रू भी बताया गया एनसीईआरटी में। ये कॉम्प्लेक्स है, इज अ कोऑर्डिनेशन एंटिटी, कोबाल्ट आयन सराउंडेड बाय 3 NH3 मॉलिक्यूल एंड 3 क्लोराइड आयन। तो इसके आसपास 3 क्लोराइड आयन और 3 NH3 लगे हैं, ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी। कोऑर्डिनेशन एंटिटी एक बार फिर से समझिए, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो होते हैं वो सभी को कलेक्टिवली कोऑर्डिनेशन एंटिटी बोलते हैं। ऐसे ही अदर एग्जाम्पल में आप देखिए NiCO का होल 4, ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी है। PtCl2NH3 का होल 2s, ये है आपके पास, ये है कोऑर्डिनेशन एंटिटी, ये है कोऑर्डिनेशन एंटिटी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। अब काउंटर आयन की बात करते हैं, तो आप देखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो होता है उसे कोऑर्डिनेशन एंटिटी बोलते हैं, बट उसके बाहर जो होता है उससे काउंटर आयन बोलोगे। आयोनाइजेबल ग्रुप होता है रिटन आउटसाइड द ब्रैकेट, ये आयोनाइजेबल होता है, जबकि कोऑर्डिनेशन एंटिटी नॉन आयोनाइजेबल होता है। तो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर लिखा जाता है, देखो ये है ना, ये वाला, ये काउंटर आयन आप इसे बोलेंगे, और ये इतने को कोऑर्डिनेशन एंटिटी बोलेंगे। तो अब इसको जो हम लोग डिसोशिएट करेंगे तो देखो ये वाला पार्ट कोऑर्डिनेशन एंटिटी, ये आयोनाइज नहीं हुआ, ये ऐसे बना हुआ है, लेकिन काउंटर आयन यहाँ पर K+ के फॉर्म में टूट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपके पास 4K है तो यहाँ पर 4K हो जाएगा, और उतना इस पर माइनस चार्ज आ जाएगा। तो एक काउंटर आयन समझिए स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर होता है, ठीक, कोऑर्डिनेशन एंटिटी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होता है। अब सेंट्रल मेटल एटम, बार बार मैं हम लोगों ने उसी की बात कर रहा हूँ, तो ये एक पॉइंट यहाँ पर देखिए, सेंट्रल मेटल एटम जो होता है वो लुईस एसिड होता है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर कॉम्प्लेक्स में देखेंगे सेंट्रल मेटल एटम से ही तो लिगेंड जुड़ा होता है। तो देखिए इन कोऑर्डिनेशन एंटिटी द एटम ऑब्लिक आयन टू व्हिच अ फिक्स नंबर ऑफ आयन आर ग्रुप आर बाउंड इन अ डिफिनिट ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट अराउंड इट इज कॉल्ड सेंट्रल मेटल एटम आर आयन। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसके अंदर एक सेंट्रल मेटल होता है, उसी को आपको बताना है। देखिए Ni है, Ni2+ इसको होगा सेंट्रल मेटल आयन, ये हो जाएगा। इसमें कोबाल्ट 3 आयन के फार्मूला ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो 3 आएगा। ठीक है, ये आपके पास आयरन यहाँ पर है। तो ये जो कुछ टर्म है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, इसको जानना। और सबसे महत्वपूर्ण टर्म आ गया है आप सबके सामने, लिगेंड। लिगेंड क्या होते हैं इसके बारे में आप देखिए। लिगेंड क्या, आयन आर मॉलिक्यूल व्हिच लिंक्ड टू सेंट्रल मेटल एटम ऑब्लिक आयन थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड। वह आयन और मॉलिक्यूल जो सेंट्रल मेटल से कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू लिंक्ड होगा उसे आप लिगेंड बोलेंगे। लिगेंड आर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होता है, लुईस बेस इसे बोलेंगे। अब कुछ टाइप्स ऑफ लिगेंड आप देखेंगे, और ये जो टाइप्स ऑफ लिगेंड है इसके चार्ज को भी याद किए रखिएगा, जिससे नॉमेनक्लेचर में आपको यूज आएगा। सबसे पहले यूनिडेंटेट लिगेंड, यूनि मतलब 1, ऐसा लिगेंड जिसके पास 1 डोनर एटम हो, 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए, जैसे Cl-। ये H2O है आपके पास, इसमें भी 1 डोनर एटम है, तो इस पर देखिए चार्ज नहीं है, ये न्यूट्रल ही है। NH3 भी न्यूट्रल है, F- आपके पास नेगेटिव है, Br-, Cn-, NO2-, OH-, CO न्यूट्रल है। तो सबसे ज़्यादा फोकस करो CO, NH3 वाटर पर चार्ज नहीं है, चार्ज भी याद करते हुए चलें तो बेस्ट है। ठीक है, ये आपके पास है। डाइडेंटेट लिगेंड में 2 डोनर एटम होंगे, सबसे महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट, इसमें 2 ही आपके NCERT में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। एक तो एथाइलिन डाइएमीन है, ये देखिए यहाँ पर एथेन 1,2 डाइएमीन। कैसे 1 2 इसको नंबरिंग दोगे तो ये हो जाएगा 2 कार्बन वाला एथेन होता है ना, एथेन 1,2 डाइएमीन ये है। तो यहाँ देखिए एक NH2 ना, एक ये, तो 2 डोनर एटम है इसमें, तो दो डोनर एटम आपके पास है तो डाइडेंटेट है। ऐसे ऑक्जिलेट आयन यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो ऑक्जिलेट आयन जो है आप देख रहे होंगे
C2O4 2 माइनस। ठीक, अब C2O4 2 माइनस को यदि हम लोग स्ट्रक्चर में लिखें तो ऐसा आपको लिखेगा। ठीक, यहाँ पर देखेंगे O माइनस मतलब 2 माइनस है। अब ये इससे कोऑर्डिनेट बांड बनाएगा, इससे कोऑर्डिनेट बांड बनाएगा, तो डाइडेंटेट जो है 2 कोऑर्डिनेट बांड बनाता है। यही दोनों आपको याद करना है। और एक बात ध्यान दीजिएगा कि ये जो इथाइलिन एथेन ऑन कमाटो डाईएमीन है, इसको EN से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, EN रहेगा आपके पास और इस पर कोई चार्ज नहीं है तो न्यूट्रल है, और ये आपके पास OX से इसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ऑक्जिलेट। ठीक है, और OX2 माइनस यहाँ आप कर सकते हैं। तो ये आपके पास डाइडेंटेट थे। और भी जो एक्स्ट्रा हैं जो NCERT में नहीं दिए हैं उसको भी थोड़ा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ग्लाइसिनेटो आपके पास आ जाएगा। ग्लाइसिनेटो भी डाइडेंटेट है। ग्लाइसिनेटो का फार्मूला ये है CH2NH2, ये COO माइनस, मतलब इससे कोऑर्डिनेट बांड एक बनाएगा, इससे बनाएगा। कार्बोनेटो में आप पढ़ते हो ना CO3 2 माइनस, तो 2 कोऑर्डिनेट बांड बनाएगा। ये 2,2 डैश डाई पैरिडील या DIPY से रिप्रेजेंट करते हैं इसे। 2 पेरिडीन रिंग होती हैं, जुड़ी होती हैं। तो देखिए 2 N है ना, तो 2 कोऑर्डिनेट बांड बनाएगा। एस्टिल एसिटिनेटो आयन जो होता है AC से रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी 2 कोऑर्डिनेट बांड बनाने वाला है। ऐसे आपके पास आ जाएगा सैलिसिल्डिहाइड A9 जो है, ये भी बनाएगा। और ये फिनेंथ्रोलिन भी 2 कोऑर्डिनेट बांड बनाता है। तो ये सब आपके पे नहीं पढ़ना है ज़्यादातर, यहाँ पर ये पर ज़्यादा फोकस करना है। EN ऑक्जिलेट आयन पर और ग्लाइसिनेटो कार्बोनेटो, इस पर ध्यान देना ज़रूरी है। डाईपेरिडिल पर भी ध्यान दे सकते हैं। अब आते हैं हम लोग, देखिए यूनिडेंटेट पढ़ लिया, डाइडेंटेट पढ़ लिया, अब पॉलीडेंटेट लिगेंड हम पढ़ेंगे। पॉलीडेंटेट में होता है जिसमें बहुत से डोनर एटम प्रेजेंट हों। एग्जाम्पल EDTA4 माइनस है, इसका पूरा नाम इथाइलिन डाईएमीन टेट्रा एसीटेट। ठीक है, आपने एसीटेट का फार्मूला जानते ही हो, CH3। एसीटेट का फार्मूला क्या होता है? CH3COO माइनस ना, तो टेट्रा मतलब 4। ठीक है, तो यहाँ से एक H कम करेंगे हम लोग। देखो इथाइलिन डाईएमीन अभी हम लोगों ने देखा था CH2 यहाँ पर NH2 था, दोनों ये छटा दो, दोनों ये छटा दो, यहाँ से ये जोड़ दो CH2 C डबल बॉन्ड माइनस, ऐसे यहाँ भी यहाँ पर। तो आप देखेंगे एक कोऑर्डिनेट बांड ये यहाँ से बनाएगा 2 हो जाएगा, ये यहाँ से बनाएगा 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और निगेटिव चार्ज काउंट करो, 1 2 3 4, ये EDTA4 माइनस है। ठीक है, इट इज हेक्साडेंटेट लिगेंड, इसमें 6 डोनर एटम है इसलिए हेक्साडेंटेट। डोनर एटम कौन से हैं? 2 नाइट्रोजन है, 4 ऑक्सीजन है। ठीक है, तो ये पॉलीडेंटेट लिगेंड का सबसे इम्पॉर्टेंट है एग्जाम्पल। और भी एग्जाम्पल आप देखिए, यहाँ पर लिखा है ट्रिस 2 एमिनो एथिल एमीन, या इसे TREN से रिप्रेजेंट करेंगे। ये न्यूट्रल लिगेंड है और इसमें देखिए कितने डोनर एटम हैं, तो 4 हैं, तो इसे टेट्राडेंटेट बोलोगे। 4 ये थे तो बोल दो टेट्रा। एक यहाँ से करेगा EN, चारों नाइट्रोजन है। तीसरा एग्जाम्पल आप देख लीजिए, डाईएथाइलिन ट्राईएमीन, DIEN से रिप्रेजेंट करेंगे। ये कितने एटम है? एक ये यहाँ से डोनेट कर रहा है, यहाँ 3, तो ये ट्राईडेंटेट हो गया। बट आपको EDTA4 माइनस पर ज़्यादा फोकस करना है, EN पर ज़्यादा फोकस करना है, और आपके पास OX ऑक्जिलेट आयन पर भी ज़्यादा फोकस करना है। नेक्स्ट आप देखते हैं एथाइलिन डाईएमीन ट्राईएसीटेट, ये 5 डोनर एटम इसमें प्रेजेंट होंगे, पेंटाडेंटेट लिगेंड होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये ऑक्सीजन नाइट्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, तो 3 ऑक्सीजन 2 नाइट्रोजन है। नोट क्या लिख रहे हैं? लिगेंड हैव 2 or more डोनर एटम आर कॉल्ड पॉलीडेंटेट लिगेंड। ऐसा लिगेंड जिसके पास 2 या 2 से अधिक डोनर एटम प्रेजेंट होते हैं उसे आप पॉलीडेंटेट बोलेंगे। तो EDTA ज़्यादा फोकस करना है, इथाइलिन डाईएमीन पर फोकस करना है, ऑक्जिलेट पर फोकस करना है। पॉलीडेंटेट लिगेंड के बाद हम लोग पढ़ते हैं कीलेट लिगेंड। कीलेट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है।
किलेट लिगेंड क्या होते हैं इसको हम लोग पढ़ें, जो डाइडेंटेट या पॉलीडेंटेट होते हैं उसी को किलेट बोलेंगे। तो लिगेंड दैट हैज़ 2 और मोर डोनर एटम, देखिए आ गया ना, ऐसा लिगेंड जिसके पास 2 या 2 से अधिक डोनर एटम हो उसे आप किलेट लिगेंड बोलेंगे। व्हिच कैन साइमल्टेनियसली कोऑर्डिनेट टू सेम मेटल आयन, एक ही सेम मेटल से साइमल्टेनियसली कोऑर्डिनेट बांड बना करके रिंग स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर देता है, उसे आप क्या उस रिंग को बोलोगे क्लेटिंग रिंग, और लिगेंड को क्लेटिंग लिगेंड बोलेंगे। क्लेटिंग कॉम्प्लेक्स आर मोर स्टेबल देन सिमिलर कॉम्प्लेक्स कंटेनिंग यूनिडेंटेड लिगेंड। एक आपके पास क्लेटिंग लिगेंड है और एक आपके पास यूनिडेंटेड और सिंपल कॉम्प्लेक्स है, तो दोनों में सबसे ज़्यादा क्लेटिंग वाला ज़्यादा स्टेबल होगा। क्यों होगा, रीजन लिखा है, बिकॉज डिसोसिएशन ऑफ कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व 2 एटम रेदर देन 1 एटम। यूनिडेंटेड वाले में एक एटम का डिसोसिएशन इन्वॉल्व होता है, जबकि डाइडेंटेड वाले में 2 एटम का यहाँ पर होने वाला है। तो यहाँ पर एक इसको कैसे होता है समझ सकते हो आप सब। जैसे मेरे पास ये CO है और NH3 का होल 6 ये कॉम्प्लेक्स है, ऐसे मेरे पास एक A है CO और EN का होल 3+। तो ये जो कोबाल्ट है ना, इससे 6 अमोनिया लगे हैं, 6 अमोनिया, ऐसे 6 अमोनिया यहाँ लगे हैं। अब यहाँ से तोड़ना है तो ये टूट करके अलग हो जाएगा आसानी से, लेकिन ये EN को आपने कैसे लिखा था, CH2 NH2 ऐसे लिखा जाता है। तो ये आपके पास मान लो ये आपके पास कोबाल्ट है, तो ये कोऑर्डिनेट बांड ऐसे बनाएगा ना, ये 2 बनाएगा, ये एक ही बनाता था। तो जब इसको तोड़ोगे आप तो एक टूटेगा, एक उसी के साथ अभी जॉइंट रहेगा, तो इसको तोड़ने में ज़्यादा दिक्कत होगा, तो इसीलिए ज़्यादा स्टेबल होगा। जैसे एक यहाँ पर आ गया तो एक यहाँ पर और भी तो होगा। ये अब हम इसको EN के थ्रू ही दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, आसानी के लिए। ये देखिए, ठीक, तो ये होता है क्लेटिंग कॉम्प्लेक्स ज़्यादा स्टेबल होने वाला है, रिंग बना लेता है, क्योंकि 2 डोनर एटम को तोड़ना पड़ता है। एक एग्जाम्पल ले लो, CuN का होल 2+, देखिए EN को मैंने लिखा है CH2 NH2 CH2 NH2 2, तो 2 बनाएगा, ये रिंग बना लिया, ठीक है, तो ये समझिएगा। नेक्स्ट आपको आते हैं एम्बिडेंट लिगेंड। आप सब हेलोएल्केन में पढ़ते हो ना, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पर लिगेंड की बात करते हैं। लिगेंड व्हिच हैज़ 2 और मोर डोनर एटम, ऐसा लिगेंड जिसके पास 2 या 2 से अधिक डोनर एटम होते हैं। बट इन फार्मिंग कॉम्प्लेक्स ओनली 1 डोनर एटम अटैच, जब कॉम्प्लेक्स बनाए तो एक ही डोनर एटम अटैच हो, किससे, मेटल आयन से, तो उसे आप एम्बिडेंट लिगेंड बोलेंगे। जैसे HCN- आयन, NO2- आयन। अब NO2 देखिए बेटा, एक नाइट्रोजन से जुड़ा होगा मेटल से, नाइट्रोजन जुड़ा है मेटल से, तो इसको नाइट्रीटो-N बोलोगे। यदि O से जुड़ेगा तो नाइट्रीटो O बोलोगे। ऐसे यदि आपके पास N से जुड़ेगा तो थायोसाइनेटो-N बोलोगे, और S से जुड़ेगा तो थायोसाइनेटो-S बोलोगे। जिससे जुड़ेगा उसी को थायोसाइनेटो-N थायोसाइनेटो-S। यहाँ पर C से जुड़ेगा तो साइनाइडो या थाइनो बोलोगे, N से जुड़ेगा तो आइसोसाइनो, ठीक है। तो ये है, हालांकि कन्फ्यूजन नहीं करना। जैसे आपके पास देखिए बेटा, यदि आपके पास N से जुड़ रहा है तो इससे आप वो क्या बोल सकते हो, नाइट्रो बोलते थे ना न्यूक्लियोफाइल के केस में, तो कहीं कहीं नाइट्रो भी लिखा है। और यदि ये O से जुड़ा है तो नाइट्रीटो लिखा है, बट NCERT में इन्होंने ऐसे लिखा है, इसलिए हम लोग इससे रिवाइज करते हैं इसी तरह से। फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड के बारे में क्या होता है, फ्लेक्सिबल समझिए हैं, इनके पास ज़्यादा डोनर एटम होते हैं, एक से भी बनाएंगे और से भी बना सकते हैं, तो फ्लेक्सिबल है। इट इज़ अ पॉलीडेंटेड लिगेंड, 2 और मोर डोनर एटम, 2 या 2 से अधिक डोनर एटम होंगे। दैट हैज़ अ एबिलिटी टू बाइंड टू अ मेटल आयन इन मोर देन 1 वे, एक या एक से अधिक तरीके से बाइंड कर सकता है। कभी कभी एक से कोबांड बना ले, कभी 2 से बना ले। तो इट कैन चेंज इट्स डेंटिसिटी मतलब चेंज हो जाएगा, इसके कोऑर्डिनेट बांड बनाने की प्रॉपर्टी ये चेंज कर सकता है।
डिपेंड ऑन मेटल आयन पर वो डिपेंड करेगा, ज्योमेट्री पर डिपेंड करेगा, रिएक्शन कंडीशन पर डिपेंड करेगा। जैसे EDTA4- है, इसमें 6 डोनर एटम है, ये 4 भी बना सकता है, 6 भी बना सकता है। ऑक्जिलेट में आपने देखा 2 होता है, 1 भी बना सकता है, 2 भी बना सकता है, तो इसे फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड बोलेंगे। जैसे सल्फेट है आपके पास, ठीक, तो आप यहाँ पर देखोगे सल्फेट यहाँ पर मैंने 2 दिखाया है, यहाँ पर 1 दिखाया है, यहाँ पर आपके पास 3 दिखाया है, यहाँ चारों बना सकता है। तो फ्लेक्सीडेंटेट ये होता है जो जिसके पास 2 या 2 से अधिक डोनर एटम हो और वो कई तरीके से जुड़ सकते हैं। तो ये आपके पास कुछ टर्म थे जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में यूज होने वाले थे। अब हम लोग और भी इसमें टर्म देखेंगे। अब ये वाला टर्म काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, कोऑर्डिनेशन नंबर। बहुत आसान भी है और बहुत इम्पॉर्टेंट भी है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में शुरू में भी कुछ हम लोगों ने बात किया है, ठीक है। तो द नंबर ऑफ लिगेंड डोनर एटम्स टू व्हिच द मेटल इज डायरेक्टली बॉन्ड। जो लिगेंड डोनर एटम होते हैं, मेटल से जो डायरेक्टली जितने बॉन्ड होते हैं वह उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। ये समझिए, लिगेंड मेटल से जितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा वह उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। अब यहाँ पर ध्यान देना है, जो आपने पढ़ा है मोनोडेंटेड लिगेंड ना डाइडेंटेड, वो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है। जैसे PTCl6 है यहाँ पर, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर 6 क्लोरीन है, तो यहाँ पर देखोगे 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कर दिया। मतलब जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड उतना ही कोऑर्डिनेशन नंबर। ऐसे Na का देख लीजिए, NiNH3 का होल 6 2 प्लस कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Na, यदि यहाँ पर आपके पास 6 है तो कोऑर्डिनेशन नंबर Na का कितना होना चाहिए? 6 होना चाहिए। ये 6 कर लीजिए, ठीक है। यदि आपके पास ऐसा हो, यहाँ पर 6 था, यहाँ भी 6, बट यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि यदि हम लोग यहाँ पर ये देखें FeC2O4 का होल थ्राइस 3-। अब यहाँ पर देखो ये 3 दिखाई दे रहा होगा आपको, लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर 6 लिखा है। तो यदि आप यहाँ पर ये देखते हैं कि 6 कैसे हुआ, तो ये जो ऑक्जिलेट है ना C2O4 2- वाला, तो वो डाइडेंटेट है, मतलब 1 होगा तो 2 बनाएगा। तो यहाँ पर 3 है तो 6 बना रहा है। इसको देखो बिकॉज C2O4 2- इज डाइडेंटेड लिगेंड। ये डाइडेंटेड मतलब 2 डोनर एटम है। C2O4 2- को OX 2- के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। और ये देखो यहाँ पर 1 है तो 2 बना रहा है, तो मैं इसको OX लिख रहा हूँ, ठीक है। तो 1 OX है तो 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा कि नहीं? ऐसे 3 है तो 6 बनाएगा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6। यहाँ पर ये डाइडेंटेड है और ये मोनोडेंटेट है, ये जितने हैं उतना ही बनाएगा, लेकिन ये जितने हैं वो डबल बना रहा है क्योंकि 2 डोनर एटम प्रेजेंट होते हैं, इसमें 1 ही होता है, ठीक है। ये आपके पास हो जाएगा। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट और देख लीजिए आप सब, COEN का होल थ्राइस, EN के बारे में भी बात कर लिया हूँ 3+। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इसमें 6 आ रहा है क्योंकि EN भी तो डाइडेंटेड था। 1 EN 2 बनाएगा तो 3 EN कितने बनाएंगे? 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे। बिकॉज EN डाइडेंटेड लिगेंड, EN को ऐसे लिख सकते हो CH2 CH2 NH2 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता 1, तो 3 कितने बनाएंगे? 6। और इसका देखिए स्ट्रक्चर ऐसे मैंने सिंपल लिख दिया, EN 1 EN 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा ना, 1 ये 2, तो टोटल कितने? 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर यही होगा। डाइडेंटेट होगा तो ध्यान देना है, मोनोडेंटेट होगा तो जितने लिगेंड होंगे उतने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। आ जाते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी से ही रिलेटेड है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट से लेकर के इस पूरे पार्ट को कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं। ये चार्ज के बारे में भी बात करेगा कि इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, न्यूट्रल है, इसके बारे में भी बात करेगा। तो द सेंट्रल एटम ऑब्लिक आयन and the ligand attached to it are enclosed in square bracket. Talk about charge on complex, से चार्ज के बारे में ही बात करेगा। जैसे मुझे इसको तोड़ना है तो ये वाला तो काउंटर आयन है, टूट जाएगा। अच्छा, ये जो है ना,
जब इस पर पॉजिटिव चार्ज तो इस कॉम्प्लेक्स पर नेगेटिव चार्ज आएगा, तो ये पूरे को आप कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलेंगे। तो ये वाला पार्ट कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, काउंटर आयन है। हमने कहा था ना कि कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन वर्णन में थोड़ा सा यूज किया था, तो ये स्पेशल अरेंजमेंट बताएगा लिगेंड का कि कैसे अराउंड सेंट्रल मेटल के अराउंड लगे हुए हैं। तो मान लो 6 लिगेंड हैं, सब मोनोडेंटेट है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं, तो वो ऑक्टाहेड्रल आएगा। ये 4 हैं तो टेट्राहेड्रल हो सकता है या स्क्वायर प्लेनर होगा सा। ये यल क्या है, यूनिडेंटेट लिगेंड मतलब एक डोनर एटम। देखो 6 ऑक्टाहेड्रल वाले को मैंने लिया ये 6, ये आपके पास यहाँ आ जाएगा ये टेट्राहेड्रल, और स्क्वायर प्लेनर पर मैंने ये लिखा कॉम्प्लेक्स। ऐसे देखो अरेंजमेंट दिखाया जा रहा है, एक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स से बना रहा है, ये टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट। ठीक, हाइब्रिडाइजेशन यहाँ भी बताया था sp3 होगा, यहाँ dsp2 होगा। नोट में थोड़ा और देख लें, 5 लिगेंड हो, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बनेगा। यदि आपके पास ऐसा भी हो सकता है स्क्वायर पिरामिडल भी बन जाए। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी हैं जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में यूज करना है, और भी हैं। ऑक्सीडेशन नंबर आप सेंट्रल मेटल का कैसे निकालते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए हमें चार्ज पता होना चाहिए लिगेंड पर, तभी निकल पाएगा। ठीक है, तो इट इज़ द नंबर दैट रिप्रेजेंट द चार्ज ऑन द सेंट्रल मेटल आयन। सेंट्रल मेटल आयन एटम पर कितना चार्ज होगा वो बताएगा। इफ़ ऑल द लिगेंड आर रिमूव्ड अलॉन्ग विद द इलेक्ट्रॉन पेयर, सभी लिगेंड को उसके इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ रिमूव कर दो, दैट आर शेयर, जो शेयर करते हैं विद सेंट्रल मेटल है। द ऑक्सीडेशन नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय रोमन। वो ऑक्सीडेशन नंबर को आपको रोमन न्यूमरल में देखना होगा, पैरेंथेसिस में, फॉलोइंग द नेम ऑफ कोऑर्डिनेटिंग एंटिटी। कोऑर्डिनेटिंग एंटिटी के सभी के नाम लिखोगे, फिर मेटल का लिखोगे, फिर ऑक्सीडेशन नंबर को रोमन में लिखोगे। चलिए देखते हैं। CuCN का होल फॉर 3 माइनस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कॉपर इज +1, बट इसे राइट करोगे कॉपर और पैरेंथेसिस में रोमन में फर्स्ट। कैसे निकलता है तरीका, ये रेडॉक्स रिएक्शन वाला ही है, कोई नया नहीं है। लेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कॉपर, कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर आपने x माना, CN माइनस पर चार्ज -1 होता है, तो x प्लस यहाँ पर 4 × -1, और इस चार्ज को आप राइट साइड में लेके -3, इसको सॉल्व करेंगे तो ऑक्सीडेशन नंबर +1 आ जाएगा। ऐसे CN का होल 6 पर 2 आएगा, इसको x मानोगे, इसका -1 होता है, तो इसको सॉल्व करने पर +2 आ जाएगा। उसके बाद आप देखिए कोबाल्ट थर्ड NH3 का होल 6 Cl3, कोबाल्ट थर्ड इसमें कैसे आएगा, चार्ज ऑन Cl माइनस पर -1 होता है, NH3 न्यूट्रल चार्ज है तो 0 होता है, तो इसको सॉल्व करने पर ऑक्सीडेशन नंबर आपके पास आने वाला है +3। ठीक है, अब सबसे आसान यहाँ पर 2 टर्म हैं जो पेपर में भी पूछे जाते हैं, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स एंड हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स में क्या होता है कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एक ही तरह का लिगेंड होता है। तो कॉम्प्लेक्स इन व्हिच अ मेटल इज बाउंड टू ओनली वन काइंड ऑफ डोनर एटम, यदि एक ही प्रकार का डोनर एटम होगा तो उसे होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। जैसे NH3 का होल 6, ये 6 हैं बट एक ही तो है ना, NH3 ही सब हैं। ऐसे PtCl4 Cl ही सब 4 हैं, तो इसे होमोलेप्टिक बोलोगे। ऐसे FeCO का होल 4, तो CO ही तो 5 है, मतलब एक ही जैसा होना चाहिए। हेट्रोलेप्टिक में एक से अधिक होना चाहिए। कॉम्प्लेक्स इन व्हिच अ मेटल इज बाउंड टू मोर देन वन काइंड ऑफ डोनर एटम। जैसे कोबाल्ट सेंट्रल मेटल है, तो यहाँ पर लिगेंड ये है NH3 या Cl2, 2 हो गए कि नहीं। यहाँ जैसे Cl है NH3, तो 2 हो गए, तो ये हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है। अब जो आपके पास EN एक होता है निकालने के लिए, यहाँ पर नीट JEE के लिए काफ़ी कॉमन क्वेश्चन बन जाता है। EN को बोलते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। ठीक है, EN क्या होता है, टोटल इलेक्ट्रॉन ऑन मेटल आफ्टर बॉन्डिंग विथ लिगेंड। मेटल लिगेंड के साथ बॉन्ड बनाने के बाद कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे EN बोलोगे। कॉम्प्लेक्स विथ EN इक्वल टू नियरेस्ट नोबल गैस आर यूजली स्टेबल। ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसका EN निकालने पर नियरेस्ट नोबल गैस के बराबर होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। तो नोबेल गैस क्या होते हैं आप यहाँ देखिए, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान, रेडान। एटॉमिक नंबर आपके पास ये है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। आप किसी कॉम्प्लेक्स का EN निकालोगे, यदि आ जाएगा इसके बराबर, तो फिर वो स्टेबल ज़्यादा होता है। तो EN निकालने के लिए यहाँ पर फार्मूला है EN Z माइनस ऑक्सीडेशन नंबर +2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। ये Z है एटॉमिक नंबर, ON है ऑक्सीडेशन नंबर। तो अब चलिए देखते हैं
ये जो आयरन का एटॉमिक नंबर 26 है तो इसका ईएन आना चाहिए इसके आगे वाले इनर्ट गैस, जैसे 36 आना चाहिए। या 36 आएगा तो कॉम्प्लेक्स स्टेबल हो जाएगा। तो देखिए जेडएन या एफई है 26, ऑक्सीडेशन नंबर जब इसका निकालोगे तो +2 आ जाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर आप देख रहे हैं 6, तो फार्मूले में लगा दो ईएन 26 यहाँ पर है -2 ऑक्सीडेशन नंबर और +2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, तो टोटल आ रहा है 36। तो ये ओबे कर रहा है, ईएन रूल का पालन कर रहा है। ईएन क्या आ रहा है 36, सेम एज क्रिप्टॉन भी 36 है, अनस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ही गेन कर लिया है। नेक्स्ट आप यहाँ पर देखने वाले हैं दूसरा कॉम्प्लेक्स, ईएन निकालो। ईएन बहुत आसान है निकालने के लिए। कोबाल्ट 27 होता, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आना चाहिए +3। ये जो चार्ज है वही ऑक्सीडेशन नंबर होगा क्योंकि ये 0 है ना, NH3 पर 0 चार्ज होता है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 यहाँ पर ईएन कैसे, Z माइनस ऑक्सीडेशन नंबर +2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। 27 - 3 +2 इंटू 6 36, ये भी ओबे कर रहा है ईएन का। अब कुछ और एक्स्ट्रा एग्जाम्पल यहाँ पर दिया रहा है, देखो PdNH3 का होल 6 4+, इसका निकालोगे तो ये सब ओबे करेंगे। जैसे PD के बाद जो आएगा उसके इक्वल होगा, जैसे Cu के बाद क्रिप्टॉन आता है तो क्रिप्टॉन के इक्वल होगा, इसके आगे वाला इनर्ट गैस होगा उसके इक्वल होगा। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो नहीं ओबे करते हैं, जैसे PdCl4 2- का जब निकालोगे ईएन तो 52 आएगा, ये 50 आएगा, 34 आएगा, 38 आएगा, जबकि किसी इनर्ट गैस का एटॉमिक नंबर ये नहीं होता है, तो ऐसे आप बोलोगे नॉट ओबे ईएन रूल। अच्छा, ये जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है ना, ये सभी मेटल के लिए फिक्स होता है, ये नोट में आप देख लीजिएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर फिक्स फॉर एवरी मेटल, ठीक है। बी का सेकेंडरी वैलेंसी फिक्स होती है। सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है, इक्वल टू नंबर ऑफ लिगेंड डायरेक्टली बॉन्डेड टू सेंट्रल मेटल एटम, और यही तो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। तो चलिए मेटल देखते हैं। ये तो हमारे पास यहाँ पर मेटल आयन जो है वो कॉपर +1 होगा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर उसका 2 हो सकता है, 4 हो सकता है। या 2+ होगा तो 4 हो सकता है, 6 हो सकता है। Ag+ है तो 2 हो सकता है, यदि Ag2+ है तो 4 हो सकता है। Pt2+ है तो 4 हो सकता है, Pt4+ है तो 6 हो सकता है, Pd2+ है तो 4 हो सकता है, और Pd4+ है तो 6 हो सकता है। ऐसे कोबाल्ट 3+ में 6 कोऑर्डिनेशन नंबर फिक्स है। Fe2+ में 4 और 6 दोनों हो सकता है। ऐसे Fe3+ में 6 होगा, कन्फर्म है। यहाँ कन्फ्यूजन होगा क्योंकि 2 वाला भी 6 कर सकता है और ये भी, तो ये आपके पास ध्यान देना है। ऐसे आपके पास देखेंगे एल्युमिनियम तो 6 शो करेगा 100%। Hg2+ 2 कोऑर्डिनेशन नंबर। Au गोल्ड है 2 और 4 कर सकता है। मैग्नीशियम 6 करेगा, ये फिक्स है कोऑर्डिनेशन नंबर। CO2+ है तो 4 और 6 करेगा, और CO3+ है तो 6 करेगा। यहाँ देखिए मैच करिए, Ni2+ है तो 4 6 कर सकता है, स्कैंडियम 3+ है तो 6 करेगा। तो ये आपके पास था फिक्स वाला। और ये आपके पास है जब नॉमेनक्लेचर आप यूज करेंगे तो ये बहुत काम आएगा नॉमेनक्लेचर में। ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स आर ऑफ 3 टाइप्स, चार्ज के बेस पर कॉम्प्लेक्स 3 टाइप के होंगे। हमने कहा ना कोऑर्डिनेशन स्फीयर चार्ज के बारे में बताएगा, उस कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर कैसा चार्ज है। यदि पॉजिटिव चार्ज है तो उसे आप पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स बोलोगे, नेगेटिव है तो नेगेटिव कॉम्प्लेक्स, और न्यूट्रल है तो न्यूट्रल बोलेंगे। तो चलिए देखते हैं। नंबर 1 कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, ये 3 टाइप्स का होता है ना। कॉम्प्लेक्स है पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज होगा कॉम्प्लेक्स पर तो उसे आप बोलेंगे कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। जैसे ये देखो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, अच्छा ये काउंटर आयन है, यदि काउंटर आयन कोई निगेटिव होगा तो कॉम्प्लेक्स पर पॉजिटिव आ जाएगा। काउंटर आयन यहाँ एन आयन है तो इसको देखो मैं डिसोसिएट कर रहा हूँ ना, तो 3Cl जब इस माइनस जाएगा तो इस पर प्लस आ जाएगा, तो पॉजिटिव चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स। ध्यान दीजिएगा स्क्वायर ब्रैकेट के राइट साइड में कोई एनायन है तो कॉम्प्लेक्स पर पॉजिटिव आएगा, ये ध्यान देने का तरीका है। एनायनिक कॉम्प्लेक्स में कॉम्प्लेक्स हैविंग नेगेटिव चार्ज। काउंटर आयन अब यहाँ पर कैट आयन होगा, देखो ना पहले Cl3 इधर था, अब पॉजिटिव वाला इधर है, तो जब ये पॉजिटिव में टूटेगा तो कॉम्प्लेक्स पर आपके पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव आएगा कि नहीं। तो यहाँ देखो K+ हो तो इस पर 4-, तो इसे नेगेटिव कॉम्प्लेक्स बोलोगे, नेगेटिव चार्ज है। अब ये नेगेटिव चार्ज कॉम्प्लेक्स पर आएगा, कब पॉजिटिव आएगा ये बहुत ध्यान देना है। जैसे ये आपके पास ऐसा कोई है फार्मूला, तो यदि आपके पास ये नेगेटिव है राइट साइड में तो इस पर पॉजिटिव आएगा, ध्यान दीजिएगा इसको। ऐसे आपके पास लेफ्ट साइड में पॉजिटिव है तो कॉम्प्लेक्स पर नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव कॉम्प्लेक्स कब होगा ये जानने का तरीका है।
यदि कहीं नहीं कुछ है तो वो जीरो है, देखिए ना तो इधर है ना तो इधर है, तो ओवरऑल चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स इज जीरो, तो काउंटर आयन। अब इसका यूज हम लोग नॉमेनक्लेचर में करेंगे। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग देखेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का कैसे नॉमेनक्लेचर किया जाएगा इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देखिए फार्मूला कैसे लिखा जाता है। तो रूल्स फॉर राइटिंग द फार्मूला ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फार्मूला कैसे लिखते हैं इसके बारे में हम लोग जानते हैं। फार्मूला ऑफ कैटायन रिटन फर्स्ट फॉलोड बाय A9। सबसे पहले कैटायन का फार्मूला लिखना होता है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इसके बारे में पहले हम लोग बात कर चुके हैं। कोऑर्डिनेशन स्फीयर रिटन इन स्क्वायर ब्रैकेट एंड पॉलीएटॉमिक लिगेंड आर इंक्लूज इन पैरेंथेसिस। पॉलीएटॉमिक लिगेंड जिसमें एक से अधिक एटम होंगे उसे पॉलीएटॉमिक लिगेंड बोलेंगे और उसको आप ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक। उसके बाद हम लोग कैसे लिगेंड को अरेंज करेंगे। द लिगेंड आर लिस्टेड अल्फ़ाबेटिकली, अल्फ़ाबेटिकल आर्डर में हम लोग लिगेंड को अरेंज करेंगे, नॉट अकॉर्डिंग टू चार्ज। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग ध्यान देंगे। द नंबर ऑफ कैटायन एनायन टू बी रिटन इन द फार्मूला। फार्मूला में हम लिखेंगे नंबर ऑफ कैटायन और एनायन इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ, कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ टोटल पॉजिटिव चार्ज। टोटल पॉजिटिव चार्ज किसके इक्वल होना चाहिए, मस्ट बी इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज, और जो कॉम्प्लेक्स आपका होगा वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। तो ये था फार्मूला लिखने के कुछ रूल। अब जब आपने फार्मूला लिख लिया तो उसका नॉमेनक्लेचर, नेमिंग कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले कैटायन का नेम लिखेंगे। कैटायन इज नेम्ड फर्स्ट देन द A9, उसके बाद A9 का लिखेंगे। इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ये देखिए कोऑर्डिनेशन लिखा हुआ स्फीयर, लिगेंड आर नेम्ड फर्स्ट। जब हम लोग कोऑर्डिनेशन स्फीयर में जाएंगे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर इसमें आएंगे तो पहले हम लिगेंड का नाम लिखेंगे, ठीक है। लिगेंड आर नेम्ड फर्स्ट इन अल्फ़ाबेटिकल आर्डर में लिखेंगे, फॉलोड बाय मेटल एटम। उसके बाद लिगेंड का जब नाम लिख लोगे तो मेटल का नाम लिखना होगा, और उसके बाद मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर रोमन में लिखना है, ब्रैकेट में, पैरेंथेसिस में। नेमिंग स्टार्ट विथ स्मॉल लेटर। नेमिंग हम लोग स्मॉल लेटर से स्टार्ट करेंगे, और जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है वो एक ही वर्ड में लिखना है, कोई स्पेस नहीं देना है। तो ये जो नॉमेनक्लेचर, नेमिंग करने से पहले मुझे लिगेंड के नाम पता होना चाहिए, लिगेंड पर चार्ज पता होना चाहिए। ये चार्ज पता होगा तभी आप ऑक्सीडेशन नंबर निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए, नेमिंग ऑफ लिगेंड हम लोग देखते हैं। लिगेंड आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। 3 तरह के लिगेंड हम लोग देखेंगे। सबसे पहले देखिए न्यूट्रल लिगेंड। न्यूट्रल लिगेंड मतलब ऐसा लिगेंड जिस पर कोई चार्ज ना हो, नो चार्ज। बहुत इंपॉर्टेंट लिगेंड है CO, कार्बोनिल ये है। ऐसे PH3P को ट्राइफेनिल फास्फीन बोलेंगे। NCERT में आपको ये मिल जाएगा CH3NH2 मिथाइल एमीन, NO को नाइट्रोसिल, NH3 को एमीन। ये ध्यान दीजिएगा, अमोनिया आप पहले पढ़ते थे बट यहाँ हम लोग नेमिंग में एमीन पढ़ेंगे। AMMINE, ये डबल एम है और एमीन में सिंगल एम होता है, ध्यान दीजिएगा आप, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। वाटर एक्वा है, यहाँ पर देखेंगे ये पेरिडीन है। और ये जो न्यूट्रल लिगेंड में 4 बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक CO को याद करिए कार्बोनिल, एक्वा याद करिए वाटर, और एमीन याद करिए NH3। एक और है EN, मतलब इथाइलिन डाईएमीन, हम लोग पहले इसके बारे में बात कर चुके हैं। EN है फार्मूला NH2CH2CH2NH2। इसका पूरा नाम एथेन ऑनकामा 2 डाईएमीन होगा। तो इस पर चार्ज नहीं होता है। 4 बहुत ज़रूरी है, CO, वाटर, NH3 एंड EN। ये आपको कॉम्प्लेक्स में रिपीट होंगे बार बार। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट पर आते हैं हम लोग, निगेटिव लिगेंड। अब निगेटिव लिगेंड पर तो नेगेटिव चार्ज होगा, तो चलिए देखते हैं इनका कैसे नाम हम लोग करते हैं। एनायनिक लिगेंड एंडिंग विथ आइड। मान लो ऐसा कोई लिगेंड है एनायनिक जिसमें आइड से वो समाप्त हो रहा है, तो उसका नेम क्या करते हैं हम लोग, नेम्ड बाय रिप्लेसिंग आइड विथ
सफिक्स ओ, ठीक है, आर रिप्लेसिंग ई बाई ओ। या तो हम ऐसा कर सकते हैं कि आइड को ओ से हटा दें, या फिर क्या कर सकते हैं, आर करके है आपके पास ऑप्शन, ई बाई ओ, मतलब ये आइड है ना, तो ई को ओ से हटा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, आइड है तो ई हटाओगे, ओ लगाओगे, आइडो बनाओगे। तो हम लोगों ने ये वाला पार्ट लिया है, रिप्लेसिंग ई बाई ओ, ठीक है। और ये जो आपने कहा कि आइड को ऐसे, तो पहले ये भी लिखा जाता है, जैसे हमारे पास क्लोराइड है, क्लोराइड में ये है ना, तो ऐसा भी कर सकते हो आप, आइड को पूरा हटा देते थे और वो लगाते थे तो क्लोरो बन जाता था, तो ये भी लिखा जाता था, ठीक है। बट आजकल आप एनसीईआरटी में देखोगे तो आइड से ई हटा करके आइडो लिखा जा रहा क्लोरो की जगह पर, तो क्लोरो भी सही रहता है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, देखिए क्लोराइड है Cl माइनस, तो ई हटाओगे तो क्लोराइडो हो जाएगा। अब ऐसे नॉमेनक्लेचर में इसका यूज करोगे, ध्यान दीजिएगा, Cl है तो क्लोराइडो लिखना है, Br है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर तो ब्रोमाइडो लिखना है, Cn माइनस मतलब साइनाइड, Cn है तो साइनाइडो लिखोगे, हाइड्रोक्साइड है तो ई हटाओगे ओ लगाओगे, हाइड्रोक्साइडो हो जाएगा। ऐसे एमाइड है तो एमिडो हो जाएगा, ठीक है। ये आप यहाँ पर देख लीजिए। उसके बाद लिगेंड हुज नेम एंड विथ आइट, ऐसा लिगेंड जिसका आइट से एंड होगा या एट से समाप्त हो रहा है, तो फिर क्या हो जाएगा, आइटो या एटो हो जाएगा। ई हटाओगे भाई, ई हटाओगे तो ओ लगाओगे तो आइटो या एटो हो जाएगा। दैट इज बाय रिप्लेसिंग द एंडिंग ई विथ ओ। देखिए आइट से समाप्त हो रहा है, ई हटाइए ओ लगाइए आइटो, एट से समाप्त हो रहा है, ई हटाइए ओ लगाइए एटो। एग्जाम्पल A9 है, सिंबल है, नेम एज लिगेंड है। कार्बोनेटो, यहाँ कार्बोनेट है CO3 माइनस, तो अब कार्बोनेटो हो जाएगा, ई हटाएंगे कार्बोनेटो। ऑक्जिलेट है C2O4 माइनस, ऑक्जिलेटो हो जाएगा। सल्फेट है, ई हटाओ ओ लगाओ, सल्फेटो हो जाएगा। नाइट्रेट NO3 माइनस, ये चार्ज याद करते हुए चलिएगा, ये चार्ज आपको याद होना चाहिए। सल्फेटो, ऐसे सल्फाइट है तो सल्फाइटो SO3 माइनस, एसीटेट है तो एसीटेटो, जब हम लोग नॉमेनक्लेचर यूज करेंगे। कुछ और एग्जाम्पल आपके पास हैं, लिगेंड के नाम हम लोग कैसे लिखेंगे। मान लो मेरे पास ऐसे SCN माइनस आ गया, तो अब इसका नाम क्या लिखोगे, थायोसाइनेटो यस, यस से जुड़ा है तो यस, ठीक है, थायोसाइनेटो यस। कभी कभी ये थायोसाइनेटो ऐसे भी लिखते हैं। एन से जुड़ा है, थायोसाइनेटो एन मतलब एन से जुड़ा है, या आइसोथायोसाइनेटो बोलते हैं। ऐसे ओ से जुड़ा है तो नाइट्रिटो ओ, ये दिखाता है कि मेटल किस से जुड़ा है, ओ से तो नाइट्रिटो ओ या नाइट्रिटो केवल बोलो, एन से जुड़ा है तो नाइट्रिटो एन या नाइट्रो बोलो। तो ये लिगेंड के नाम थे। पॉजिटिव लिगेंड बहुत रेयर होते हैं, बहुत कम होते हैं, इन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। नाइट्रोनियम आयन, ये नाइट्रोसिलियम, अमोनियम, हाइड्रोजीनियम, ये कुछ हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट हमें क्या ध्यान देना है, द प्रीफिक्स। मान लो एक से अधिक लिगेंड है, 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा, 5 है तो पेंटा, 6 है तो हेक्सा, आर यूज्ड टू इंडिकेट द नंबर ऑफ ईच लिगेंड। सभी लिगेंड के नंबर को ये बताएगा। अब एक बात ये ध्यान दीजिएगा, इफ़ द लिगेंड नेम इंक्लूड अ न्यूमेरिकल प्रीफिक्स, ऐसा लिगेंड जिसके नाम में ही कोई नंबर यूज हो जाए, तब फिर क्या करेंगे, देन टर्म तो मुझे यूज करना पड़ेगा। 2 बार होगा तो 20, 3 बार होगा तो 30, 4 बार होगा तो टेट्राकिस, यूज फॉर 2, 3, 4 रिस्पेक्टिवली। ये पॉइंट था। इफ़ द कॉम्प्लेक्स, ये बहुत ज़रूरी है, इफ़ द कॉम्प्लेक्स आयन इज अ कैटायन आर न्यूट्रल, यदि कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट जो है, हम लोग कॉम्प्लेक्स, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, एनायनिक कॉम्प्लेक्स, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स पढ़ चुके हैं, तो वहाँ से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इफ़ द कॉम्प्लेक्स आयन इज अ कैटायन आर न्यूट्रल, द मेटल इज नेम्ड सेम एज द एलिमेंट, तो उस मेटल का नाम सिंपल लिखेंगे जैसे एलिमेंट में आप लर्न करते हैं। बट इफ़ द कॉम्प्लेक्स इज एनाइड, कॉम्प्लेक्स पर नेगेटिव चार्ज है, तो नेम ऑफ मेटल एंड विथ सफिक्स 8, तो मेटल के नाम में 8 लगाएंगे, ठीक है। अब कुछ मेटल के नेम हम लोग लिखेंगे
दोनों तरह के कॉम्प्लेक्स में क्या लीजिए, जैसे मेटल है मेरा, यदि मान लो हम लोगों का कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल या कैटायन होगा, यदि कॉम्प्लेक्स पर पॉजिटिव होगा या न्यूट्रल होगा, तो फिर नॉमेनक्लेचर करते समय मेटल का क्या नाम होगा ये देखिए, और यदि निगेटिव कॉम्प्लेक्स होगा तो क्या लिखेंगे ये देखिए। जैसे Cr होगा तो क्रोमियम, पॉजिटिव और न्यूट्रल में, लेकिन ऐसा हो जाएगा तो क्रोमेट लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। एनायनिक कॉम्प्लेक्स होगा तो 8 लगाओगे। और एनायनिक कैटायनिक न्यूट्रल कैसे पहचानेंगे, पहले हम लोग बात कर चुके हैं इसके बारे में, ठीक है। ऐसे Fe है तो आयरन, लेकिन जब एनायनिक होगा तो फेरेट, निकिल है तो सिंपल निकिल, लेकिन नेगेटिव चार्ज होगा कॉम्प्लेक्स पर तो निगलेट, कोबाल्ट है तो आपके पास यहाँ कोबाल्ट, लेकिन कोबाल्टेट लिखेंगे, निगेटिव होगा। ऐसे कॉपर है, सिंपल कॉपर लिखेंगे, लेकिन यहाँ क्यूप्रेट लिखेंगे, तो एनायन में चेंज आएगा। ऐसे और देख लीजिए आप, जिंक मेटल है, सिंपल है, पॉजिटिव या न्यूट्रल होगा तो जिंक लिखोगे, लेकिन यहाँ जिंकेट लिखोगे, नेगेटिव हो गया है। टाइटेनियम यहाँ लिखोगे, यहाँ टाइटेनेट लिखोगे, वैनेडियम वैनेडेट लिखोगे, प्लेटिनम प्लेटिनेट लिखोगे। ऐसे पैलेडियम पैलेडेट लिखोगे। सिल्वर, अब यहाँ पर देखिए सिल्वर है तो यहाँ चेंज हो गया ना, अर्जेंटेट। यदि सिंपल आपके पास पॉजिटिव या न्यूट्रल है तो सिल्वर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा नेगेटिव में अर्जेंटेट, यहाँ चेंज आ गया नाम में, यहाँ ध्यान देना है। जैसे एसएन है, यहाँ सिंपल में टिन लिखोगे बट यहाँ स्टेनेट लिखोगे, यहाँ गोल्ड लिखोगे बट यहाँ एवरेट लिखोगे, यहाँ लेड लिखोगे बट यहाँ प्लम्बेट, तो ये थोड़ा सा चेंज है, यहाँ पर ध्यान देना। यहाँ मॉलिब्डेनम है या मॉलिब्डेट है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं नॉमेनक्लेचर, एग्जाम्पल लेते हैं और सबसे पहले कैटायनिक कॉम्प्लेक्स का नॉमेनक्लेचर किया जाएगा। कैटायनिक कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं आप देखिए, ये आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट के राइट साइड में आपको एनायन दिखाई देंगे, तो इधर कुछ है नहीं, सीधे हम लोग अंदर चलेंगे स्क्वायर ब्रैकेट के, और नेम किसका लिखेंगे, लिगेंड का। तो देखिए नंबर एंड नेम ऑफ लिगेंड, नंबर के साथ लिखना है इन अल्फ़ाबेटिकल आर्डर में। जब इसको आप नोट कर दोगे, फिर आपको कॉमन नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और आयन, आप कॉमन नेम लिखेंगे, क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स है वो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है तो सिंपल नाम लिखोगे उसका मेटल का। अच्छा, उसका नाम लिखने के बाद आप ऑक्सीडेशन नंबर रोमन में लिखोगे, ब्रैकेट में पैरेंथेसिस में, और लास्ट में लिखोगे नेम ऑफ एनायन विदाउट नंबर। ध्यान दीजिएगा, यहाँ नंबर नहीं लिखना है, ठीक है। यहाँ जैसे मान लो Cl3 है, तो अब यहाँ पर Cl3 है तो केवल आपको क्लोराइड लिखना है। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होते हैं वहाँ आइडो वगैरह लगाओगे, वहाँ लिगेंड का काम करेगा, यहाँ सिर्फ एनायन है। तो चलिए देखते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, जितने भी एग्जाम्पल का डिस्कस करेंगे पूरा एनसीईआरटी का एक एक एग्जाम्पल आपको इसमें मिल जाएगा। तो सबसे देखिए यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एक सेंट्रल मेटल है कोबाल्ट, NH3 का होल 6 और बाहर है Cl3। तो अभी हमने कहा कि NH3 को हम लोग एमीन लिखेंगे और न्यूट्रल लिगेंड होता है, तो 6 है तो हेक्सा एमीन। अब ये पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स होगा, पॉजिटिव कैसे होगा इसको तोड़ो, चलो यहाँ देख लीजिए आप, इसको वाटर में जब आप डिसोसिएट करेंगे तो ये Cl3 माइनस में जाएगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये 3Cl माइनस 3 पॉजिटिव, तो कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव है ना, इसीलिए कोबाल्ट सिंपल लिखेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर +3 आ जाएगा, निकालोगे जो, तो ऑक्सीडेशन नंबर को रोमन में लिखना है, पैरेंथेसिस में लिखना है, और लास्ट में मैंने देखो क्लोराइड लिखा है, ध्यान दीजिएगा क्लोराइड यहाँ लिखना है। ये जब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आएगा तब क्लोराइडो लिखोगे, बाहर है तो क्लोराइड, और कोई नंबर नहीं है, 3 है तो ऐसा नहीं हम यहाँ ट्राई कर दें, ऐसा नहीं करना, नंबर नहीं लिखना, ये रूल बता दिया गया। चलिए दूसरे एग्जाम्पल को हम लोग देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल आपके पास है CONH3 का होल 5 Cl Cl2। अब देखिए यहाँ पर 5 है ना, तो पेंटा एमीन। अब यहाँ Cl है तो अब क्लोराइडो मैं कर रहा हूँ, क्लोराइडो ये लिगेंड की तरह काम करेगा, और कोबाल्ट, और यहाँ पर आपके पास 3rd ऑक्सीडेशन नंबर आएगा, निकालोगे, और यहाँ क्लोराइड लास्ट में लिख दोगे। यहाँ Cl2 है ना, तो केवल क्लोराइड लिखना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल आप देखेंगे
तो नेक्स्ट एग्जाम्पल आपको मिलने वाला है PTNH3 का होल ट्वाइस Cl NH2CH3। ये NCERT के एग्जाम्पल है, लास्ट में Cl है। ये मिथाइल एमीन है, न्यूट्रल लिगेंड है, अभी मैंने बात किया था। तो सबसे पहले अल्फ़ाबेटिकल आर्डर में एमीन पहले आएगा ना, तो डाई एमीन, फिर क्लोराइडो आएगा, तो फिर क्लोराइडो, फिर मिथाइल एमीन आएगा, फिर प्लेटिनम, क्योंकि ये पॉजिटिव आएगा इस पर, तो प्लेटिनम, सेकेंड क्लोराइड। इसका ऑक्सीडेशन नंबर सेकेंड आएगा जब निकाला जाएगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाला जाता है इसके पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। फोर्थ एग्जाम्पल देखते हैं, CONH3 का होल 5 CO3। अब देखिए यहाँ पर ये पॉलीएटॉमिक होते हैं, NH3 पॉलीएटॉमिक है, CO3 पॉलीएटॉमिक है, इसलिए ब्रैकेट में यहाँ लिखा रहा। अब यहाँ पर सबसे पहले एमीन आएगा, तो पेंटाएमीन 5 है तो पेंटाएमीन। अब देखिए CO3 कार्बोनेट आप वहाँ पढ़ते हो, बट कार्बोनेटो यहाँ पढ़ोगे, कार्बोनेटो, कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। यहाँ ध्यान दीजिए आप, CO है Cl2 En का होल ट्वाइस। En किसे बोलते थे? NH2CH2 NH2 ना, इथाइलिन डाईएमीन या एथेन ऑन कामा 2 डाईएमीन, यही है, डाइडेंटेड लिगेंड है। तो चलिए देखिए, अब एथाइलिन डाईएमीन है तो 2 इसके नाम में ही आ गया, तो 2 बार है तो यहाँ 20 यूज करेंगे, ये ध्यान दीजिएगा। यदि किसी लिगेंड के नाम में ही न्यूमेरिकल वैल्यू यूज हुई है तो फिर वहाँ 20 लगाओगे। तो देखो 2 है यहाँ पर, तो डाईक्लोराइडो मैंने लिखा, लेकिन ये 2 है तो 20 लिखा, 2 है तो 20 लिखा, एथेन ऑन कामा 2 डाईएमीन। उसके बाद आएंगे मेटल का नाम लिखेंगे, कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे थर्ड, और क्लोराइड यहाँ लिखोगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल आप देखेंगे, CONH3 का होल 4 H2OCl। अब देखिए यहाँ पर एमीन पहले आएगा, तो 4 है तो टेट्राएमीन, फिर एक्वा अल्फ़ाबेटिकल में आएगा, फिर क्लोराइडो आएगा, तो क्लोराइडो, कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, ऑक्सीडेशन नंबर थर्ड आ जाएगा। नेक्स्ट आप देखोगे NH3 का होल थ्राइस, H2O का होल थ्राइस Cl3। यहाँ 3 है तो ट्राईएमीन लिखेंगे, 3 है तो ट्राई एक्वा लिखेंगे, और ये पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स का एग्जाम्पल हम लोग पढ़ रहे हैं, तो क्रोमियम थर्ड क्लोराइड। नेक्स्ट आपके पास NCERT में ये दिया है, इस पर कन्फ्यूज मत होना। आप देखिए यहाँ पर CO, ये क्या है? NH2CH2 NH2 ही तो है, मतलब En है, इथाइलिन डाईएमीन है तो ये होल थ्राइस किया है, तो 3 बार है ना, ये इथाइलिन डाईएमीन है या एथेन ऑन कामा 2 डाईएमीन ही है। अब अच्छा, ये स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ लिखा है 2 और SO4 का होल थ्राइस लिखा है, तो नाम कैसे करेंगे? तो बात ये है कि इसको ध्यान दीजिएगा, इसको जब आप तोड़ेंगे ना, इसको जैसे तोड़ते हैं आप, तो ये इस कॉम्प्लेक्स पर आ जाएगा, आपके पास चार्ज कैसा आएगा? H3 आएगा, और इस पर क्या होता है? SO4 2 माइनस, तो ये वाला यहाँ आता है, ये वाला यहाँ जाएगा, तो ये होल थ्राइस यहाँ पर लिखा है। ध्यान दीजिएगा, नाम में इसको कोई इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन की बात नहीं है, सीधे सिंपल नाम लिखेंगे। तो चलिए देखिए, ट्रिस मतलब 3 है, एथेन ऑन कामा 2 डाईएमीन। ध्यान दो, यहाँ En है, अच्छा इसी का मतलब ये है, फार्मूला लिख दिया है, तो एक बार En कर दिया, एक बार पूरा फार्मूला लिख दिया। ध्यान दीजिएगा, ट्रिस इथेन ऑन कामा 2 डाईएमीन, कोबाल्ट थर्ड सल्फेट। अब यहाँ देखिए स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है तो सिंपल सल्फेट लिखोगे, अंदर होता तो सल्फेटो लिखते। नेक्स्ट आप देखेंगे CONH3 का होल 4 H2O का होल ट्वाइस Cl3, टेट्राएमीन डाईएक्वा कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। यहाँ पर फिर से रिपीट हो गया, 3 बार आ गया ना, तो यहाँ पर ट्रिस एथेन ऑन कामा 2 डाईएमीन क्रोमियम थर्ड क्लोराइड। और इसका लास्ट एग्जाम्पल CONH3 का होल 4 ClNO2, तो टेट्राएमीन क्लोराइडो है, नाइट्रिटोयन, देखो सिंपल ऐसे NO2 लिखा तो ये लिखोगे नाइट्रिटोयन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। ठीक है, ये हो जाएगा। अब हम लोग एनायनिक कॉम्प्लेक्स का नॉमेनक्लेचर करेंगे और यहाँ पर 8 आएगा। ठीक है, तो देखते हैं, नेमिंग ऑफ एनायनिक कॉम्प्लेक्स, स्क्वायर ब्रैकेट होगा, लेफ्ट साइड में कैटायन होगा, तो जब कैटायन इधर होगा तभी तो इस पर चार्ज नेगेटिव आएगा, तो एनायन कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो फिर क्या करते हैं, देखो सबसे पहले आप कैटायन का नाम लिखोगे विदाउट नंबर, यहाँ नंबर नहीं देखना है, नेम ऑफ कैटायन विदाउट नंबर। फिर चलो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर,
नंबर एंड नेम ऑफ लिगेंड इन अल्फ़ाबेटिकल आर्डर, नंबर के साथ लिखना है, अल्फ़ाबेटिकल आर्डर में लिखना है। प्लस उसके बाद क्या करोगे, नेम ऑफ मेटल आयन विथ सफिक्स 8, अब मेटल का नाम लिखोगे 8 लगाओगे क्योंकि एनायन है ना। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। ये देखिए आपके पेपर में भी आया था 2025 में इसका नॉमेनक्लेचर। तो K2ZnOH का होल 4, ये आपके पास OH है तो हाइड्रोक्साइडो हम लोगों ने पढ़ा था। तो सबसे पहले ये है ना, तो पोटेशियम लिखेंगे। अच्छा 2 है तो देखो नंबर नहीं लिख रहे हैं, इसका नंबर नहीं लिखना है, सिंपल केवल एक बार लिखना है पोटेशियम। अब ये 4 है तो नंबर लिखेंगे टेट्रा हाइड्रोक्साइडो। अच्छा जिंक है तो जिंकेट लिखेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर 2 आएगा निकालने पर, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स A9 है तो 8 लगाओगे। ऐसे दूसरा एग्जाम्पल देख लो, K3Al2O4 का होल थ्राइस। यहाँ पर आप देखिए पोटेशियम इसको लिख दिया मैंने, अब 3 बार है तो ट्राई ऑक्जिलेटो, ठीक है। एल्युमिनियम को एल्यूमिनेट कर देंगे, ऑक्सीडेशन नंबर 3 आ जाएगा। ऐसे यहाँ पर K3Cr2O4 का होल थ्राइस, बस यहाँ आ गया पोटेशियम ट्राईऑक्जिलेटो क्रोमेट 3 आयन, एल्युमिनियम की जगह पर क्रोमियम रख दिया, बाकी सेम है। HgCOSCN का होल 4 S से जुड़ा है तो S लिखोगे आप। सिंपल मरकरी का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर +1 लिया गया है। टेट्रा थायोसाइनेटो 4 है तो टेट्रा थायोसाइनेटो S से जुड़ा है। कोबाल्टेट 3 ऑक्सीडेशन नंबर 3 इसका आएगा और इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। K3FeCN का होल 6, पोटेशियम 6 है तो हेक्सा साइनाइडो फेरेट 3, साइनाइडो यहाँ पर पढ़ोगे आप। K2PdCl4 पोटेशियम टेट्राक्लोराइडो पैलेडेट 2 ऑक्सीडेशन नंबर। K2 यहाँ पर देख लेंगे FeCN का होल 6, ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 2। यदि यहाँ पर K4 कर लीजिए तो 2 आएगा। K4 FeCN का होल 6, ठीक है। तो पोटेशियम हेक्सासाइनाइडो फेरेट 2, ये ऑक्सीडेशन नंबर 2 आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल PTNH3BrClNO2, अल्फ़ाबेटिकल आर्डर में इसको रखो, ऐसे रखा जाता है। एमीन पहले आएगा तो एमीन लिखा, ब्रोमाइडो आएगा, फिर क्लोराइडो आएगा, फिर नाइट्रिटो N लिखा, और नेगेटिव आयन है तो प्लेटिनेट 2 ऑक्सीडेशन नंबर निकल करके आएगा। यहाँ पर आपके पास यदि आयन के फॉर्म में होगा तो आयन यहाँ कर देंगे हम लोग, ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर इसका निकाल लेंगे हम लोग तो 2 आ जाएगा, ठीक है। कुछ और इसके एग्जाम्पल होंगे। अब न्यूट्रल वाले को देख लेते हैं। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स का नेमिंग हम लोग देखते हैं। नेमिंग ऑफ न्यूट्रल अच्छा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कुछ होगा, इधर उधर कुछ नहीं होगा, वो न्यूट्रल होगा। तो नंबर एंड नेम ऑफ लिगेंड यहाँ लिखोगे, कॉमन नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम का लिखोगे और ऑक्सीडेशन नंबर ब्रैकेट में लिखोगे रोमन में। तो चलिए देखते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। वैसे यहाँ पर ज़्यादातर निकल का कार्बोनिल शो करते हैं, 0 आएगा। तो NiCO का होल 4, तो 4 है तो टेट्रा कार्बोनिल। अच्छा ये न्यूट्रल लिगेंड है, इस पर चार्ज होता नहीं तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर 0 आ जाएगा। पेंटा कार्बोनिल आयरन 0, ठीक, इस पर चार्ज लेस होता है, न्यूट्रल है। अदर एग्जाम्पल कुछ देख लो, COCl2n का होल 2s+, तो दोनों में क्या क्लोराइडो पहले आएगा तो डाइक्लोराइडो, और ये 20 क्योंकि इथाइलिन डाइअमीन इसका नाम है, डाई आ गया इसके नाम में तो 20 यूज करोगे, 2 बार है तो 20। एथेनोन कामा2 डाइअमीन, कोबाल्ट पॉजिटिव आयन यहाँ पर है, कोबाल्ट 3 आयन, ठीक है। और एक ऐसा भी एक केस दिया है जिसमें ये कैट आयन और एनायन दोनों कॉम्प्लेक्स में हो, तो एक एग्जाम्पल NCERT का दिया, इसका भी नॉमेनक्लेचर देख लेते हैं। तो ये कैट आयन वाले पार्ट में 8 नहीं लगाओगे, इसमें 8 लगता है। तो इसमें डाई एमीन सिल्वर, सिंपल सिल्वर लिखोगे फर्स्ट। अब यहाँ अंदर चलो, इसके डाईसाइनाइडो, अब यहाँ पर अर्जेंटेट लिखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर 1। तो ये था नॉमेनक्लेचर। आप सब इतने का रिवीजन कर लीजिए, इतना ही NCERT में एग्जाम्पल दिया है। थैंक यू।